हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 12th का शेयर्स वाले टॉपिक का एमसीक्यू टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आपके सामने आया हूं। बेटा जी, अगर आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने नवंबर वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप रोज रात को मेरे साथ यूट्यूब पर 10 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं डेली एमसीक्यूज करवाता हूं, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस टेस्ट कराता हूं और उनके सारे आंसर्स के प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस देता हूं। तो अगर आप अपने नवंबर वाले एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ रोज रात को 10 बजे यूट्यूब लाइव पर जुड़ सकते हैं। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग शेयर्स करने वाले हैं, शेयर्स के कुछ एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स। जी बेटा, इसके ऊपर मैं फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें 15 से 20 वीडियो होंगे, जिसमें पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स और शेयर्स के सारे कंसेप्ट को कवर अप किया होगा। तो चलिए बेटा जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा जी, कंपनी इज डैश पर्सन। कंपनी एक रियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो बेटा इसका सही आंसर है सी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी आपके स्क्रीन पे है, फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा ये सभी स्टूडेंट जानते हैं जो शेयर्स पढ़ रहे हैं। सेबी की फुल फॉर्म होती है बेटा जी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है बेटा जी सी। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, सेबी स्टैब्लिश्ड ऑन। बेटा जी सेबी स्टैब्लिश्ड हुआ था हर्षद मेहता के स्कैंडल करने के बाद। हर्षद मेहता ने 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया था, जिसके ऊपर अमेजॉन प्राइम पर एक स्कैम करके वीडियो भी आया था। स्कैम 1992 करके एक वेब सीरीज आई थी बेटा जी। तभी क्या हुआ, वो स्कैम इतना बड़ा था इंडियन हिस्ट्री में, जहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर ने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस तरह का स्कैम दोबारा ना हो पाए, इसके लिए जितनी भी इंडिया में कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज है उनको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका बेटा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1 जुलाई 1992 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, फुल फॉर्म ऑफ डीएससी क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएससी है बेटा जी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराने चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रमोटर्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। तो बेटा जी डीएससी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है कि अगर हमें कंपनी का फॉर्मेशन करना है, कंपनी खड़ी करनी है, तो उस कंडीशन में बेटा सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहला स्टेप लेना पड़ता है नेम अप्रूवल। सबसे पहले जो हमने कंपनी का नाम डिसाइड किया है उसका एक नेम अप्रूवल लेना पड़ता है, और जो नेम अप्रूवल लेते हैं वही हमारा कंपनी को फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 6 आता है, दोज हु टेक इनिशिएटिव टू फॉर्म ए कंपनी। जो लोग कंपनी को खड़ा करने का स्टेप लेते हैं बेटा जी, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उनको हम बोलते हैं बेटा प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। तो इसका सही आंसर है बेटा जी सी। उसके बाद बेटा जी आता है क्वेश्चन नंबर 7, MOA इज डैश एंड AO इज ए डैश डॉक्यूमेंट। बेटा जी दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब हम कंपनी का फॉर्मेशन कराने जाते हैं, जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर कंपनी को एनरोल कराना पड़ता है, जहां पर हमें दो डॉक्यूमेंट बेटा जी साथ में लगाने होते हैं। पहले डॉक्यूमेंट का नाम है MOA, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है AOA, जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा जी MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसे कोई भी देख सकता है, और AOA बेटा जी एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, डायरेक्टर्स के राइट, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर्स की पावर्स दी होती है। तो ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, या हम इसे बोल सकते हैं ये एक नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो बेटा जी इसका सही आंसर है MOA एक पब्लिक और AOA एक नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, बिफोर कंपनी एक्ट 2013 कौन सा एक्ट बेटा जी इंडिया में एप्लीकेबल था? तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी, कंपनी एक्ट 1956। 2013 से पहले भारत में कंपनी एक्ट 1956 एप्लीकेबल था। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 हम कितनी तरह की कंपनीज को बेटा जी फॉर्म कर सकते हैं? तो बेटा इसका सही आंसर है 3 तरह की कंपनीज को फॉर्म कर सकते हैं। पहले नंबर पे 1% कंपनी, दूसरे नंबर पे प्राइवेट कंपनी, तीसरे नंबर पे पब्लिक कंपनी। तो हम 3 तरह की कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013 हम फॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 था, तब हम 2 तरह की कंपनीज को फॉर्म कर सकते थे, प्राइवेट और
पब्लिक कंपनी को। डन। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो लाइबिलिटी होती है बेटा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड एसेट्स, अनलिमिटेड एसेट्स। तो बेटा जी इसका सही आंसर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है जितनी भी कंपनीज होती हैं बेटा उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है इनकी बेटा जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब इसका मतलब क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का बेटा, वो भी समझ लो। अगर मान लीजिए बेटा जी कोई बिजनेसमैन लॉसेस में चला जाता है और जिसकी वजह से वो अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में कैपेबल नहीं होता, तो ऐसे में उसे अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए अपनी प्राइवेट एसेट्स बेचनी पड़ सकती है। तो प्राइवेट एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप को। ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पार्टनरशिप फर्म लॉसेस में चली जाती है और किसी वजह से वो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाती है, तो ऐसे में पार्टनर्स की जो प्राइवेट एसेट्स है उसे बेचकर हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। जबकि कंपनीज के केस में बेटा ऐसे नहीं होता। अगर कंपनी कोई इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ऐसे में बेटा जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो कंपनी की एसेट्स तक लिमिटेड रहती है, या जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उसमें जो क्लॉज होता है वहां तक उनकी लाइबिलिटी बेटा जी लिमिटेड होती है। तो ऐसे में मेंबर्स की प्राइवेट एसेट सेल आउट नहीं होती है। तो याद रखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा जी, पार्टनरशिप बिजनेस हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कंट्रोल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड कंट्रोल। तो बेटा जी इसका सही आंसर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर आ गया। फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी क्या होता है बेटा? ओपीसी की फुल फॉर्म होती है 1% कंपनी। तो बेटा जी इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। डैश हु कंट्रोल एंड मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। भारत में बेटा जी आप जानते हैं कि सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था, जिसका मेन काम है जितनी भी कंपनीज हैं उनको कंट्रोल और मॉनिटर करना। तो इसका सही आंसर है बेटा जी डी। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14 पे। टू रजिस्टर ए कंपनी वन शुड अप्लाई बिफोर। अगर हमें कंपनी को रजिस्टर करना है तो हमें किसके आगे अप्लाई करना पड़ेगा? हमें बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास होता था, अब बेटा जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर हम अपनी कंपनी को एनरोल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 15 है। हु प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटा जी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो हमेशा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इशू करता है। तो इसका सही आंसर है बेटा जी सी। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ऑल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर आपने हमें अभी पीछे बताया जितनी भी कंपनीज होती है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो बेटा जी इस हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जितनी भी कंपनीज हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 17 है। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो बेटा इसका आंसर है फॉल्स। प्राइवेट कंपनी के बेटा लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी केवल अपने मैक्सिमम 200 मेंबर्स को शेयर इश्यू कर सकती है। तो इसका आंसर है बेटा जी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। 1% कंपनी हैव ए सिंगल ओनर। बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा इसका आंसर है ट्रू। 1% कंपनी में एक सिंगल ओनर होता है, एक ही मेंबर होता है, एक ही मिनिमम और एक ही मैक्सिमम मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। प्राइवेट कंपनी कैन इशू शेयर्स टू पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है। प्राइवेट कंपनी केवल अपने मैक्सिमम 200 मेंबर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। पब्लिक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक। क्या पब्लिक कंपनी शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकती? ये स्टेटमेंट सर रॉन्ग है। पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइन। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेटा उसको प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, और ये इनकॉर्पोरेशन से पहले साइन किए जाते हैं। तो बेटा इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए होते हैं उसकी वजह से कंपनी बाउंड हो जाती है उनको फुलफिल करने के लिए। बाइंडिंग ऑन द कंपनी इट इफ रेटिफाइड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन।
बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। बेटा अगर कोई पहले, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी के बर्थ से पहले, कंपनी के रजिस्टर्ड होने से पहले अगर कोई प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं प्रमोटर्स की साइड से, तो केवल उनके लिए प्रमोटर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी उनको फुलफिल करने के लिए बाउंड नहीं होगी। तो उसका सही आंसर बेटा जी डी है। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, पावर, राइट्स, रेमुनरेशन, क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये किस में डिस्कस किए गए हैं? तो सर इसका सही आंसर है बेटा जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स की पावर, राइट, रेमुनरेशन, क्वालिफिकेशन और ड्यूटीज सबका डिस्कशन किया गया। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 24 है, इट इज नेसेसरी टू गेट एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वेदर वन पर्सन, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो बेटा जी ये आंसर बिल्कुल ट्रू है, जितनी भी कंपनी से बेटा जी उन सबको अपने आप को इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। क्वेश्चन 25 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, ए प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जी बेटा कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, इसका आंसर है बेटा ट्रू। क्वेश्चन डेटा 26, एक्सपर्ट हु हेल्प प्रमोटर्स इन द प्रमोशन ऑफ ए कंपनी आर आल्सो कॉल्ड प्रमोटर्स। नहीं बेटा जी इसका आंसर फॉल्स है। जो लोग कंपनी के फॉर्मेशन में, जो लोग कंपनी का फॉर्मेशन का इनिशिएटिव लेते हैं उनको प्रमोटर्स बोलते हैं बेटा जी। इसके अलावा जो एक्सपर्ट उनकी हेल्प करता है उस तरह के फॉर्मेशन तो में बेटा उसको प्रमोटर नहीं बोलेंगे। जैसे सपोज करिए मैं कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए बेटा किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेता हूँ, तो बेटा मैं उसे फीस पे करूंगा, बदले में वो मेरी कंपनी का फॉर्मेशन कराएगा, तो ऐसे में उसको प्रमोटर नहीं कहेंगे, उसे तो मैंने एक तरीके से हायर किया है अपनी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। तो बेटा इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 27 है बेटा जी, ए कंपनी कैन रेटिफाई प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बेटा जी इसका आंसर फॉल्स है। कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकती है बेटा जी, उसके लिए प्रमोटर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बेटा जी इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 28 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, इफ ए कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्टिशियस नेम इट्स इनकॉर्पोरेशन इज इनवैलिड। अगर कोई हमने काल्पनिक नाम रखकर किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है, तो क्या ऐसे में वो जो काल्पनिक नाम है इसकी वजह से वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन उसका इनवैलिड होगा? बेटा जी ये फॉल्स है। आप कोई भी नाम कंपनी का रख सकते हैं, बेशर्ते वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर बेटा जी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। बेटा जी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट नहीं होता, जबकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेटा जी मेन डॉक्यूमेंट होता है। वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें मेन 5 इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसके अलावा कैपिटल क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज। ये 5 इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं और बेटा जी उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा जी आपकी स्क्रीन पर है, इफ ए कंपनी सफर्स हैवी लॉसेस एंड if a company suffers heavy losses and its assets are not enough to pay its liabilities, अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो द बैलेंस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स ऑफ इट्स मेंबर। ट्रू और फॉल्स? सर हमने समझ लिया है पीछे कि जो कंपनी और मेंबर्स हैं वो 2 सेपरेट एंटिटी होते हैं और कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसे में हम कंपनी की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए मेंबर्स की प्राइवेट एसेट से पैसे नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक बेटा जी, ऐसे में इसका आंसर ये है फॉल्स। बेटा जी हम मेंबर्स की प्राइवेट एसेट से पैसे नहीं ले सकते। तो बेटा जी ये था हमारा शेयर्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें मैंने टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। होप यू बेटा ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा और आपको इससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। बेटा जी अगर आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।